Now we are going to see what is block of assets. Block of assets means the asset of same category and same rate of depreciation. यानी कि ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है वो एसेट जो सेम कैटेगरी में फॉल होते हैं और जिन पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। प्राइमरीली इनकम टैक्स ने 4 ब्लॉक ऑफ एसेट डिसाइड किए हैं जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह की एसेट इंक्लूड हैं। पहला ब्लॉक ऑफ एसेट में आता है बिल्डिंग, दूसरे में आता है फर्नीचर, तीसरे में आता है प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट है शिप्स भी। कई जगह पे शिप्स अलग से दिखाया जाता है कि 5 ब्लॉक होते हैं, बट प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट ही होते हैं शिप्स भी। और फोर्थ है इंटेंजिबल एसेट्स जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब चीज आते हैं, सारे राइट्स आते हैं। तो ब्रॉडली 4 तरह के ब्लॉक ऑफ एसेट की कैटेगरी हो गई। अब इन 4 तरह की कैटेगरी में अलग अलग रेट भी फॉल करते हैं। जैसे बिल्डिंग में ही 3 तरह के रेट एप्लीकेबल हैं, बिल्डिंग के केस में ही। पे 5% डेप्रिसिएशन भी लगता है, 10% भी डेप्रिसिएशन लगता है और 40% भी डेप्रिसिएशन लगता है। इफ बिल्डिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस कंपनी एंड अगर एम्प्लॉय के रेजिडेंस पर्पज के लिए बिल्डिंग यूज हो रही है ऑफिस की, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 5%। इफ बिल्डिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर administrative production or services purpose, then depreciation will be charged at the rate of 10%. If that building is a temporary structure, then depreciation shall be charged at the rate 40%. अगर बिल्डिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो 40% का डेप्रिसिएशन हो लगेगा। अब मई फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन होता है 10% का रेट। फर्नीचर में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, तो फर्नीचर पे फ्लैट 10% का डेप्रिसिएशन लगता है। प्लांट एंड मशीनरी में वेरियस कैटेगरीज आती हैं। प्लांट एंड मशीनरी कंसिस्ट so many rate of depreciation such as 15%, 30%, 40% like this and 100% ऐसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में सिप्स क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है तो सिप्स पे 20% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। लास्ट कैटेगरी आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है 25% का। अब ब्लॉक ऑफ एसेट में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास मान लीजिए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग 1 है जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज हो रही है। बिल्डिंग 2 है जो फैक्ट्री में काम आ रही है। बिल्डिंग 3 है ये जो कंस्ट्रक्शन है की साइट पे बनी हुई है, सिविल स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो। तो अब कहने को ये तीनों बिल्डिंग है, बट फॉर द डेप्रिसिएशन पर्पजेज वी विल क्रिएट 3 ब्लॉक। One is for building at the rate 5%, other is for building at the rate 10%, थर्ड वन इज एट बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 40%। तो यानी कि ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है एसेट फॉलिंग अंडर द सेम कैटेगरी। ये एसेट सेम कैटेगरी में फॉल तो कर रही हैं, डेप्रिसिएशन ही है इनमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग हैं। तो अब आपको 3 तरह की बिल्डिंग अपने यहाँ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी में 4-5 तरह के रेट हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी होने के बावजूद भी आप इन्हें एक ब्लॉक में नहीं डाल सकते। जैसे 40% वाली प्लांट एंड मशीनरी में कंप्यूटर और लैपटॉप्स आते हैं, तो लैपटॉप की जो कैटेगरी है उसको आप 40% वाले डेप्रिसिएशन की कैटेगरी को 15% वाली कैटेगरी से क्लब नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट कहता है फॉलिंग अंडर द सेम कैटेगरी एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन shall be recorded in a one block, सेम कैटेगरी सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन ऐसा नहीं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही सोल क्राइटेरिया नहीं है। तो हम फर्नीचर भी 10% में आता है, बिल्डिंग भी 10% में आता है, तो इन्हें क्लब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग हो गई। अब की बार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सोल क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान रखने वाली चीज है।
तो क्योंकि डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 10 है, बिल्डिंग का भी 10 है, बट देर इन दोनों की कैटेगरी अलग है, तो आप इनको अलग अलग ही ब्लॉक में दिखाना पड़ेगा। दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंजिबल एसेट्स के केस में, गुडविल, जो कि पहले डेप्रिसिएबल एसेट होती थी, बट विद इफेक्ट फ्रॉम अमेंडमेंट in income tax from 1st April 2021, now goodwill is not a depreciable asset. गुडविल अब डेप्रिसिएबल एसेट नहीं रही है, गुडविल पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स है, कैपिटल एसेट भी है, ट्रेड करने पे कैपिटल गेन और लॉस भी होगा, बट इट इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021। इट इज क्लियर। अब चलते हैं हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज बात करनी है। डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? देयर शुड बी एसेट इन द ब्लॉक एज ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे में ब्लॉक में एसेट होनी चाहिए। दूसरी चीज याद रखनी है आपको, देयर शुड बी वैल्यू इन द ब्लॉक। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखने वाली दो चीजें का। देयर शुड बी वैल्यू इन द ब्लॉक, देयर शुड बी एसेट इन द ब्लॉक। अब चलते हैं ब्लॉक। देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाई है एज पर सेक्शन 32 सीरियल नंबर पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहीं रखना है, ये यहाँ भी हो सकता है और सबसे पहले भी हो सकता है। कॉलम आप अपनी सुविधा से एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। ओपनिंग डब्ल्यूडीपी मीन्स द वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा है उसके बाद का जो वैल्यू है ये है। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से इक्वल टू और ग्रेटर देन 180 डेज के केस में 100% डेप्रिसिएशन मिलता है। 100% विद रेट एप्लीकेबल रेट का पूरा पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर पुट टू यूज का क्राइटेरिया लेस देन 180 डेज है तो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एट द रेट ऑफ हाफ ऑफ द परसेंट और हाफ ऑफ द ईयर, वट एवर यू से। तो इसलिए हम एडिशन को दो हिस्सों में लिखते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन 180 डेज और पुट टू यूज का लेस देन 180 डेज। Deletion means whatever asset we have sold during the year. Gross amount means opening WDV, addition for 182 days or more days period, addition for less than 182 days period, माइनस डिलीशन इफ एनी। अगर कोई एसेट बेच दिए तो यहाँ से माइनस हो जाएगी। अब इसके बाद ये ग्रॉस अमाउंट बचेगा। दिस इज डेप्रिसिएशन वी हैव कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करा? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे और जिसका पुट टू यूज पीरियड 180 दिन से ज्यादा है उस पे पूरा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जिसका पुट टू यूज का पीरियड 180 दिन से कम है उसका 5% से डेप्रिसिएशन कह लीजिए, या आधे महीने आधे साल का डेप्रिसिएशन कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज होके डेप्रिसिएशन निकल के आ गया इस पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेम, इसमें ना कोई एडिशन थी ना कोई डिलीशन। 180 डेज वाली एडिशन थी ना, मोर लेस देन 180 डेज की एडिशन है ना कोई डिलीशन है। तो फ्लैट डब्ल्यू ही ग्रॉस अमाउंट बन गया और इस पे 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सीधे सीधे चार्ज हो गया। अब चलते हैं तीसरे वाले ब्लॉक पे जिसमें 4 लैपटॉप हैं बिजनेस के पास जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% है। अमाउंट ऑफ डब्ल्यू वाज 1,50,000। देयर इज नो एडिशन इन इक्वल टू और ग्रेटर देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज, कोई एडिशन नहीं है। रदर दे सोल्ड 2 लैपटॉप्स। आउट ऑफ दिस 4 दे सोल्ड 2 लैपटॉप्स फॉर 1,60,000 रुपीज। कंपनी ने 4 में से 2 लैपटॉप बेच दिए। तो नाउ इस पे नाउ वी हैव नॉट कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएशन वैल्यू इज जीरो।
रीजन क्या है कि मैंने ऊपर लिखा है दो इंपॉर्टेंट लाइन, देयर शुड बी एसेट इन द ब्लॉक। तो आपके पास 4 लैपटॉप थे, 4 में से 2 ही बिके हैं, तो इसका आंसर तो आया यस, मेरे पास ब्लॉक में एसेट है, आंसर इज यस। देयर मस्ट बी इम्पोर्टेंट ऑफ वन इज देयर शुड बी वैल्यू इन द ब्लॉक। आपने 4 में से 2 लैपटॉप जो ब्लॉक की WDV 1.5 लाख की थी, आपने 1.5 लाख का ब्लॉक 1,60,000 में बेच दिया, मोर देन द WDV। ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा में आपने एसेट बेच दी, तो अब आपके पास ब्लॉक में वैल्यू नहीं बची, आपके पास 60,000 रुपए का प्रॉफिट आया है ये। तो ब्लॉक में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने बेची, दो ही एसेट हैं। पहले का आंसर सही आया, लेकिन दूसरे का आंसर आया नो, बिकॉज यू हैव सोल्ड 2 लैपटॉप्स फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा का बेच दिया। तो आपको 1,60,000 का बेचा हुआ ब्लॉक जो 1,50,000 का था, तो ब्लॉक की वैल्यू नील हो गई। तो आप ब्लॉक की वैल्यू नील होने की वजह से डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा। तो दो इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसका ध्यान रखना है हमेशा। अब नेक्स्ट में चलते हैं सिप में। दो सिप्स थे, 85 लाख रुपीज की WDB थी, 20% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था। द कंपनी सोल्ड बोथ द सिप्स फॉर 75 लाख रुपीज। कंपनी ने दोनों सिप बेच दिए 75 लाख रुपए में। ब्लॉक की वैल्यू 85, ब्लॉक बिका 75 का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है इज देयर वैल्यू इन द ब्लॉक, या ब्लॉक में वैल्यू है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इज देयर एसेट इन द ब्लॉक। नहीं, दो शिप थे, दोनों ही बेच दिए, बोथ द शिप वर सोल्ड। तो एसेट इन द ब्लॉक नहीं है। जब एसेट इन द ब्लॉक नहीं है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड नो डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज ऑन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें 85 लाख के ब्लॉक को 75 लाख में बेचा, वैल्यू तो बची, बट एसेट ही नहीं है, दोनों एसेट बेच दिया आपने, तो इस पे भी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी वन, आपके पास पेटेंट है, 25% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 20 लाख रुपीज की ओपनिंग WDV है, 15 लाख रुपए का एडिशन है, 30 लाख रुपए का डिलीशन है। आपके पास ओपनिंग WDV थी 20 लाख, एडिशन हुआ 15 लाख का, टोटल हो गए 35 लाख। और इसमें से 35 लाख के एसेट को आपने 30 लाख में बेच दिया। यानी फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोर क्लैरिटी वी अज्यूमिंग देयर आर टू पेटेंट इन द ब्लॉक, 25% is rate of depreciation, 20 lakh rupees is opening WDV, 15 lakh rupees is addition for put to use greater than 180 days, and you sold one patent for rupees 30 lakh. Now what is happening? क्या नया चेंज है ऊपर वाले में से? अब की बार एक पेटेंट बचा है और एक 5 लाख रुपए की वैल्यू भी बची है। पहले वाले केस में वैल्यू नहीं बची थी, दूसरे वाले केस में एसेट नहीं बची, तीसरे वाले केस में एसेट भी है और वैल्यू भी है, तो अब आप इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो 5 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि पुट टू यूज पीरियड ग्रेटर देन 180 डेज का है, तो पूरा 25% डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। अगर यही केस ऐसे होता कि जो 15 लाख रुपए की एडिशन है वो लेस देन 180 डेज के केस में है, तो फिर इस पे डेप्रिसिएशन 62,500 का चार्ज होता है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि जो पुट टू यूज का पीरियड है, ये जो ब्लॉक में एसेट बची है, इनकम टैक्स का मानना है कि ये वाली एसेट बची है जो बाद में आपने खरीदी है, तो इस पे ये रादर देन इसके इनकम टैक्स की कंसेप्ट है कि आपने पुरानी वाली एसेट बेची है, नई वाली एसेट रखी है, विच सीम्स मच लॉजिकल टू। तो अब आपको इस 5 लाख का जो इस 15 लाख का पार्ट बचा है 5 लाख, इस पे आपको 62,500 रुपए का 62,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो ऐसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेप्रिसिएशन की टेबल। आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वो हम इन जनरल एंड सिनोनिमली यूज कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, बट इट इज एक्चुअली अमोर्टाइजेशन।
अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स होता है जो हम इंटेंजिबल एसेट्स पे करते हैं। उसके पीछे एक रेशनल ये है कि जब भी डेप्रिसिएबल एसेट बिकेगी तो हमेशा उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। वेन एवर वी सोल्ड डेप्रिसिएबल एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट की सेल पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। लेकिन जो अमोर्टाइज होती हैं एसेट, जो इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सेल के बाद जो कैपिटल गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो पेटेंट और इंटेंजिबल एसेट जो भी हैं उन पे हम अमोर्टाइजेशन करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, अमोर्टाइजेशन होता है वो। और अमोर्टाइज एसेट और डेप्रिसिएबल एसेट के में दोनों में डिफरेंस है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। अब लास्ट में एक मेरे एक क्विज है, फिर मैं अपने वाले आंसर पे आता हूँ जो मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है। Do you know books are the part of block of assets for depreciation? If your answer is yes, then comment me the name of block of asset. ब्लॉक ऑफ एसेट का नाम बताइए कि इन पांच में से किन ब्लॉक ऑफ एसेट में वो फॉल करेगी। नाउ आई एम कमिंग टू द माय क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज, इज डेप्रिसिएशन एन एक्सपेंस और नॉट? The answer to this question is depreciation is not an expense as in terms of income tax. इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं होता। इट इज एन अलाउंस अगेंस्ट द अवेलेबल प्रॉफिट। यानी कि किसी भी बिजनेस को डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स पर्पजेज। मतलब देखिए, आपका मान लीजिए आपका अवेलेबल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का बिफोर डेप्रिसिएशन। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। और आपके पास डेप्रिसिएशन देखिए ऊपर अवेलेबल ब्लॉक में कितना है। अगर आप अकाउंटिंग टर्म से चलोगे तो आपको 1,02,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स कहता है, आप अकाउंटिंग में बात मानोगे तो आपको नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए बिफोर डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। ये अकाउंटिंग में लॉस तो हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि आपको उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है जितने आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट हैं। तो आप 5 लाख का ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको बोला डेप्रिसिएशन इज नॉट एक्सपेंस फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। ये बुक्स हो सकती हैं, ये इनकम टैक्स का है, इनकम टैक्स की वर्किंग। तो आपका प्रॉफिट इनकम टैक्स में नील हो जाएगा, बट नेगेटिव नहीं हो सकता ड्यू टू डेप्रिसिएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। योर comments are really encouraging me to do more hard work. Thanks for your support.